अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह बेवा औरत ने अपने बच्चों पर इतनी मेहनत की और उसका इकलौता बेटा शादी के बाद बदल गया। उसकी बहन कहती है कि भाभी के कमरे में भाभी की माँ, उनके भाई भाभी और उनके बच्चे नए नए खाने खा रहे थे। मेरी भाभी ने सारा काम मुझसे करवाया था। सारे खाने मैंने बनाए थे और कुछ बाहर से भी मंगवाए गए थे। हम दोनों माँ बेटी बाहर बैठकर खाली खुशबुएं सूंघ रहे थे। मेरी माँ को चावल पसंद थे। माँ कहने लगी, जाओ ना किचन से थोड़े से चावल ले आओ। लेकिन मैं जानती थी अगर मैं चावल लेने गई तो भाभी मेरे सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती करके रख देंगी। मैंने कहा, अम्मा आपको पता तो है उनका, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने खुद ही चारपाई से पाँव नीचे किया और जूता पहनने लगी कि खुद किचन में जाकर वहां से चावल ले आएंगी। मगर जैसे ही किचन में जाकर चावल डालने के लिए प्लेट उठाई थी, शायद भाभी की नजर किचन में ही थी। वो फौरन कमरे से बाहर निकल आई और कहने लगी, अम्मा अपनी उम्र का कुछ ख्याल करो। इस उम्र में भी आपको चस्के सूझते हैं। मिर्च मसाले वाले खाने खाओगी तो बीपी तो हाई रहेगा ना। बाहर बैठा बेटा कहता है, मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती। अब उसे क्या बताऊं कि तुम्हारी माँ कहती है कि कैसे मिर्च मसाले खाने वाले चाहिए उसे। ये नादिया की बच्ची जो कल दाल बनी थी काली मिर्च वाली, वो माँ को दोहरा निकाल के मीसनी बनी बैठी रहती हो। भाभी की माँ भी ये बातें सुनकर बाहर कमरे से निकल आई थी और मेरी माँ शर्म से पानी पानी हो रही थी। और मैंने माँ को मना भी किया था कि अम्मा मत जाओ। उसी लम्हे किचन के साथ छोटी सी गैलरी थी, उसमें से भाई आते दिखाई दिए। मैं हैरान हो गई। भाई 3 साल के बाद अचानक से घर। मेरा नाम नादिया है और हम सिर्फ 2 ही बहन भाई थे। हमारी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही कठिन हालात में हुई, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तभी सर से बाप का साया उठ गया था। अब्बा के अचानक इंतकाल ने हमारी हस्ती बस्ती दुनिया को बखेर कर रख दिया था। लेकिन मेरी माँ ने कमाल हिम्मत का मुजाहिरा किया और कभी हमें यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। अब्बा के नाम पर गांव में कुछ जमीनें थीं, जिनसे आने वाली थोड़ी बहुत आमदनी को माँ ने बड़ी कफालतशारी से संभाल संभाल कर रखा और अपनी जरूरतें मार कर हमारी परवरिश और तालीम पर खर्च किया। माँ सारा दिन सिलाई कढ़ाई भी करती और घर के अखराजात को काबू में रखकर हमें पाला। वो अक्सर रातों को अकेले बैठकर रोती थी, मगर हमारे सामने हमेशा मुस्कुराती रहती थी, ताकि हम डर न जाएं, हम खौफजदा ना हों। हम दोनों बहन भाई अपनी माँ की इन कुर्बानियों को देखकर बड़े हुए थे। यही वजह थी कि हमारे दिल में माँ के लिए बेपनाह इज्जत और मोहब्बत थी। जैसे जैसे मेरा बड़ा भाई बड़ा हुआ, उसके अंदर हालात बदलने की एक तड़प पैदा हो गई। उसने महसूस कर लिया था कि सिर्फ जमीन की आमदनी से घर की वो खुशहाली वापस नहीं आ सकती जिसका ख्वाब अब्बा ने देखा था। उसने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद हमसे मशवरा किया कि वो दुबई जाकर किस्मत आजमाई करना चाहता है। अम्मा के लिए ये बहुत मुश्किल फैसला था, क्योंकि वो अपने इकलौते बेटे को, जो उनका वाहिद सहारा था, खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, परदेश नहीं भेजना चाहती थी। लेकिन भाई का इरादा पुख्ता था। वो चाहता था कि उसकी बहन की शादी अच्छे घर में हो जाए और उसकी माँ बढ़ापे में आराम की जिंदगी गुजारे। आखिरकार माँ ने भारी दिल के साथ उसे रुखसत किया। भाई के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनकर रह गई, मगर भाई की मेहनत के समरात जल्द ही नजर आने लगे और हमारी जिंदगी के दिन बदलने लगे। दुबई में भाई ने दिन रात एक करके काम किया और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा हमें भेजता रहा, जिससे 1 साल के अंदर ही हमारे घर के हालात मुकम्मल तौर पर बदल गए। जब भाई पहली बार छुट्टी आया तो उसने सबसे पहले इस पुराने मकान की मरम्मत करवाई थी, जिसे अब्बा ने अधूरा छोड़ दिया था। अब हमारा घर इलाके के अच्छे घरों में शुमार होने लगा था। हम सब बहुत खुश थे और हमें लग रहा था कि अब हमारी आजमाइश के दिन खत्म हो चुके हैं। एक दिन अम्मा ने बड़ी मोहब्बत से भाई के सर पर हाथ रख के कहा कि अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा सेहरा देखूं और इस घर में एक अच्छी सी बहू ले आऊं। मुझे अपने भाई पर बड़ा मान था, क्योंकि वो दुबई में एक अच्छी नौकरी पर फाइज था और उसका इखलाक भी बहुत बुलंद था। इसलिए मैंने अम्मा से कह दिया कि मैं भाई के लिए ऐसी भाभी लाऊंगी जो देखने में शहजादी हो और जिसके आने से हमारे घर की रौनक दुबाला हो जाए, सब कहें कि इसकी भाभी कितनी प्यारी है। शादी के लिए रिश्ते की तलाश शुरू हुई तो मैंने बहुत नखरे दिखाए।
अम्मा अक्सर कहती कि नादिया, लड़की की सीरत और इखलाक देखो, खूबसूरती तो ढल जाने वाली चीज होती है। मगर मैं अपनी जिद पर अड़ी रहती। एक दो जगह रिश्ता देखा मगर मुझे पसंद ना आई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी भाभी सबसे अलग हो, सबसे हसीन हो। आखिरकार हमारी मुलाकात सोफिया से हुई। वो वाकई बेहद हसीन और दिलकश थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम सा चेहरा, मैंने फौरन हाँ कर दी। सोफिया के घर वाले भी बज़ाहिर बहुत शरीफ लोग मालूम होते थे। हमने भाई की मंगनी कर दी, क्योंकि भाई की छुट्टियां खत्म हो रही थी, इसलिए बहुत जल्द शादी का फैसला भी कर लिया गया। शादी के शुरू के दिन में सोफिया बहुत शर्मीली और सादा सी लड़की लगी। वो इतनी खूबसूरत थी कि भाई तो उसके दीवाने ही हो गए थे। हर वक्त उसके नखरे उठाने को तैयार रहते, उसके आगे पीछे घूमते रहते। हम सब बहुत खुश थे। हम उन्हें देखकर खुश होते थे कि घर में चांद जैसी बहू आई है। मगर अंदाजा नहीं था कि ये खूबसूरती सिर्फ एक नकाब है, जिसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। भाई के दुबई रवाना होते ही जैसे उस घर की तकदीर और दरो दीवार के तेवर ही बदल गए। मेरी माँ, जो बहुत वजीद ज़र्फ और सादा लूह खातून थी, उन्होंने सोफिया को घर में अजनबियत या बेगानगी का एहसास न होने की देने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसका खमियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ा था। उन्होंने शादी के चंद ही हफ्तों बाद घर की तमाम अलमारियों की चाबियां, बावर्ची खाने का इंतजाम और यहाँ तक कि वो बैंक कार्ड भी सोफिया के हवाले कर दिया, जिसमें भाई अपने खून पसीने की कमाई भेजा करता था। माँ का फलसफा बहुत सादा था। वो अक्सर मुझसे कहती कि नादिया, बहू बेटी बनकर तभी आती है जब उसे घर की मालकिन तस्लीम किया जाए। जब हम उसे तमाम इख्तियारात और इज्जत देंगे तो वो जवाब में हमें मोहब्बत और सुकून देगी। हमें इस वक्त ये गुमान भी नहीं था कि हमारा ये बेपनाह एतमाद सोफिया के लिए एक ऐसी ताकत बन जाएगा जिसे वो हमारे ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। हम अपने ही घर में पनाह गजीनों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। भाई के दुबई जाने का वक्त आ गया। भाई के दुबई जाने के चंद ही दिन गुजरे थे कि सोफिया के मिजाज की वो मिठास और शर्मीलापन किसी कड़वे जहर में बदलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। वो सोफिया जो शादी से पहले और भाई की मौजूदगी में नजर भी नहीं उठाती थी, अब पूरे घर में एक आमर की तरह मुसल्लत हो चुकी थी। उसने सबसे पहले अपने मैके वालों के लिए हमारे घर के दरवाजे और तिजोरियां खोल डाली। उसकी माँ और बहनें हर दूसरे दिन यहाँ डेरे डाल लेती। सोफिया भाई के भेजे हुए पैसों से महंगी शॉपिंग करती, नित नए जोड़े बनवाती, और जब उसकी माँ वापस जाती तो उनके हाथों में घर के राशन के भी भरे हुए थैले और मेरे भाई की मेहनत की कमाई से खरीदी गई चीजें होती थी। मैं जब भी कभी दबे अल्फाज में अम्मा को बताने की कोशिश करती कि भाभी घर का सरमाया लुटा रही हैं, तो अम्मा उल्टा मुझे डांट देती थी। अम्मा मुझे डांट कर खामोश करवा देती कि वो अपने शोहर की कमाई खर्च कर रही है, हम बोलने वाले कौन होते हैं। हालांकि मैं देखती थी कि अम्मा खुद भी कुड़ती थी, मगर घर का सुकून बर्बाद होने के डर से उन्होंने अपनी जबान पर सब्र के ताले डाल रखे थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। वक्त गुजरने के साथ साथ सोफिया की ज्यादतियां एक नया रुख इख्तियार कर गई, और अब उसे हमारे खाने पीने और मामूली जरूरतों पर भी शदीद एतराज होने लगा था। वो किचन में पड़ी एक एक चीज का हिसाब रखती और हमें जताती कि हम उस पर बोझ हैं। यहाँ तक कि वो बासी सालन हमें खाने के लिए देती और ताजा पकवान अपने कमरे में छुपा कर रख लेती। घर का वाहिद मोबाइल फोन, जो भाई से राब्ते का वाहिद जरिया था, अब 24 घंटे सोफिया के कब्जे में रहता था। वो सारा दिन अपने मेके वालों से लंबी लंबी गुफ्तगू करती, लेकिन जब भाई की कॉल आती तो हमें सिर्फ चंद रस्मी जुमले बोलने की इजाजत दी जाती थी, और वो भी उसकी सख्त निगरानी में। मेरा दिल खून के आंसू रोता था कि काश हमारे पास अपना कोई फोन होता, ताकि हम किसी डर के बगैर भाई को बता सकते कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी खूबसूरत बीवी ने हमारा जीना कितना दोबाला कर रखा है। एक दिन जब सोफिया अपनी माँ के साथ शॉपिंग के बहाने बाजार गई हुई थी, तो इत्तेफाक से बड़े मामू घर आ गए। मैंने उसे गैबी मदद समझा और मामू के फोन से भाई को दुबई में कॉल मिला दी, ताकि उसे घर के असल हालात से आगाह कर सकूं।
मैंने रोते हुए भाई को सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे सोफिया ने घर का सारा सुकून छीन लिया है, वो कैसे अम्मा की तजहील करती है और घर का पैसा अपने मायके वालों पर उड़ा रही है। मगर भाई का रद्द-ए-अमल सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। भाई ने मेरी बात पर यकीन करने की बजाय उल्टा अम्मा को फोन पर सख्त सुस्त सुनाना शुरू कर दी और इंतहाई तलख लहजे में कहने लगा, अम्मा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बीवी के खिलाफ इस कदर बुग़्ज़ रखेंगी। सोफिया तो पहले ही रोकर कहती थी कि आप लोग उसे इस घर में कबूल नहीं कर रहे। आपके जाने के बाद सब बदल गए हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि आप भी एक रवायती और जालिम सास बन गई हैं। भाई के इन जहरीले अल्फाज ने हमारे तड़पते हुए दिलों पर नमक पाशी का काम किया। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का चेहरा हैरत और कुरब से देखने लगे कि जिस भाई के लिए हमने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी, आज वो एक अजनबी औरत के झूठे आंसुओं के पीछे अपनी माँ की ममता को भूल गया था। अम्मा ने कांपते हाथों से कॉल बंद कर दी थी और भराई हुई आवाज में मुझसे कहने लगी, नादिया, अब इससे कभी कोई शिकवा मत करना, क्योंकि अब वो तुम्हारा भाई और मेरा बेटा नहीं रहा, वो अपनी बीवी के जादू का असीर हो चुका है। सोफिया ने अब घर में एक मलका की तरह रहना शुरू कर दिया था और घर के तमाम कामों से मुकम्मल तौर पर हाथ खींच लिया था। घर की सफाई सुथराई से लेकर किचन के भारी कामों तक हर जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पर डाल दी गई थी। जब भी उसके मेके वाले आते, वो बड़ी बेरहमी से पकवानों की एक तवील फहरिस्त मेरे हाथ में थमा देती कि ये सब तैयार करना है। मैं सारा दिन किचन की तपश में जलती और काम काज की चक्की में पिसती रहती, मगर उस सब का सिला ये मिलता कि जब वो लोग पेट भर कर खा लेते और जो कुछ बच जाता वो डब्बे में भरकर सोफिया की माँ अपने साथ ले जाती थी। मेरे और अम्मा के हिस्से में अक्सर सिर्फ बर्तनों की रगड़ाई और थकन ही आती थी। सोफिया का हाल ये था कि वो सारा दिन अपने कमरे में एसी चलाकर आराम से लेटी रहती और मोबाइल फोन पर अपने मैके वालों या सहेलियों से गपशप में मसरूफ रहती थी। उसे इस बात की जरा परवाह नहीं थी कि उसकी बूढ़ी सास और नंद किस हाल में जी रही हैं। एक दिन अम्मा ने बड़ी हिम्मत जमा करके सोफिया से कहा कि बेटा, अब नादिया की उम्र हो रही है, मैं चाहती हूँ कि अब उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसे रुखसत कर दूं। तुम इस घर की बहू हो, तुम ही कोई अच्छा सा रिश्ता तुम्हारी नजर में हो तो बताओ। मेरी माँ की बात सुनकर सोफिया के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई और वो इंतहाई हकारत से कहने लगी, अम्मा, आपकी बेटी की शक्ल ऐसी है कि इसे कोई लेने आएगा, लोग आएंगे, मजाक उड़ाएंगे और चले जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दें आप। अम्मा का दिल कट के रह गया। उन्होंने दबी आवाज में कहा, बेटी, मेरी बच्ची इतनी भी कम शक्ल नहीं है, आखिर उसका भी तो नसीब है, उसकी भी शादी होनी है। मगर सोफिया ने एक नहीं सुनी और हंसते मुस्कुराते हुए मुड़कर अपने कमरे में चली गई। उस दिन जब सोफिया की माँ आई तो मैंने चोरी छुपे उन्हें बातें करते हुए सुना था। सोफिया अपनी अम्मा से कह रही थी, अम्मा, इस बुढ़िया को नादिया की शादी की पड़ गई है, लेकिन मैं इसकी शादी इतनी जल्दी नहीं होने दूंगी, क्योंकि घर के सारे काम यही करती है, अगर ये चली गई तो मेरा क्या बनेगा। मेरी सास तो खुद खाट से लगी हुई है, वो क्या काम करेगी। नादिया के होने से मुझे बड़ी सहूलत है, इसलिए मैं अभी उसकी शादी का कांटा निकालने वाली नहीं हूँ। उसका भाई आएगा तो देखा जाएगा। सोफिया और उसकी माँ हमारे हालात पर कहके लगा रही थी और सोफिया बड़े फख्र से अपनी माँ को बता रही थी कि मेरा शौहर पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है, वो मेरी हर बात का यकीन करता है, मैं उसे जो कहती हूँ उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता है, इसलिए अम्मा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस दिन सोफिया ने सिर्फ अपनी माँ को ही नहीं बल्कि अपने भाई और भाभी को भी फोन करके शाहाना दावत पे बुलाया था और ऐसा अक्सर होता था और मुझे सुबह से ही किचन में तरह तरह के खाने बनाने के लिए जोत दिया गया था। जब खाना तैयार हो गया तो सोफिया ने बड़े सलीके से हर चीज डिश में डाली और चुपचाप अपने कमरे में ले गई, जहां वो सब मिलकर कहकों की गूंज में मजे लेकर खा रहे थे। मेरी माँ सहन में बैठी बिरयानी की खुशबू सूंघ रही थी। उनका भी चाह रहा था कि वो आज ताजा खाना खाएं, मगर मैं डर रही थी कि अम्मा अगर कमरे में गई तो सोफिया बहुत गुस्सा करेगी। मैंने माँ को बहुत रोका, उनका पल्लू पकड़कर इल्तिजा की कि अम्मा, मत जाओ,
मगर भूख और अपनों के रवैये के दुख ने उन्हें मजबूर कर दिया और वो खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई थी। अम्मा ने अभी मुश्किल से चावल निकालने के लिए प्लेट उठाई थी कि सोफिया, जो शायद कमरे में बैठकर भी किचन पर नजर रखे हुई थी, फौरन से बाहर निकल आई। उसने सबके सामने माँ की वो तजलील की कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि इस उम्र में भी आपको जबान के चस्के नहीं भूलते, आपको दाल दी थी ना, वो क्यों नहीं खाई जाती। अम्मा खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी और सोफिया उन्हें मुसलसल जलील करने की कोशिश कर रही थी। उसी लम्हे किचन के साथ वाली छोटी सी गैलरी से अचानक मेरा भाई बरामद हुआ। वो शायद हम सबको सरप्राइज देने के लिए बगैर बताए आया था। खामोशी से घर में दाखिल हुआ था, मगर उसे क्या मालूम था कि वो अपनी बीवी का ये भयानक रूप देख लेगा। भाई को अचानक सामने देखकर सोफिया के चेहरे से रंगत ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। वो बिल्कुल साकत हो गई। भाई का चेहरा इंतहाई संजीदा और गुस्से से तमतमा रहा था। उनकी नजरें अपनी बूढ़ी माँ पर जमी हुई थी, जिनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। भाई की खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा लग रही थी और मुझे यकीन हो गया था कि उन्होंने सोफिया की वो तमाम बातें और माँ के साथ की जाने वाली बदतमीजी अपने कानों से सुन ली है। भाई को अचानक अपने सामने खड़ा देखकर सोफिया की माँ ने अपनी फितरी चालाकी का मुजाहरा किया और फौरन आगे बढ़कर भाई के सर पर हाथ फेरा और दुआएं देने लगी, गोया वो उनकी आमद पर बे इंतहा खुश हों। मैं भी अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और अपने भाई को देखकर दौड़कर भाई के गले लग गई। जब अम्मा ने भी लरसते कदमों और नम आंखों के साथ अपने लगत रखते जिगर जोर को थाम लिया था। भाई ने एक बाजू में मुझे समेटा और दूसरी में मेरी माँ को सख्ती से भींच लिया था, मगर उनके चेहरे की वो गैर मामूली संजीदगी और तीखे तेवर गुस्पत साफ बता रहे थे कि वो घर के अंदर कदम रखने से पहले ही सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हैं और वो तमाम जहरीली बातें अपने कानों से सुन चुके हैं जो उनकी बीवी और सास हमारी तजलील के लिए कर रही थी। सोफिया ने सूरत-हाल को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट सजाई और चहक कर कहने लगी, आपने तो वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। हम सब बहुत खुश हैं। आइए कमरे में चलकर सुकून से खाना खाते हैं। सोफिया की माँ ने भी घबराकर अपना पर्स उठाया और कहने लगी, बेटा हम तो बस बाजार आए थे। सोफिया ने जबरदस्ती रोक लिया, हम तो खाना भी नहीं खाना चाह रहे थे, अब हम चलते हैं, आप लोग खाना खाएं। जब सोफिया के भाई और भाभी भी सलाम लेकर खिसकने लगे तो भाई की गूंजदार और रोबदार आवाज ने सबके कदम जमीन में गाड़ दिए। उन्होंने दो टोक लहजे में कहा था, खाला जान रुक जाइए, खाला जान रुक जाएं, जरा अपनी इस बेटी को भी अपने साथ लेकर जाएं। मुझे इसकी अब इस घर में जरूरत नहीं है। मेरे भाई के इस अचानक और सख्त फैसले ने सोफिया और उसके घर वालों के होश उड़ा दिए और उनके चेहरों की रंगत लम्हों में जर्द पड़ गई। सोफिया की माँ ने हिकलाते हुए और बनावटी हैरत से पूछा, बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम पूरे 3 साल बाद परदेश से लौटे हो और कदम रखते ही अपनी बीवी को साथ ले जाने को कह रहे हो। आखिर इसका कसूर क्या है? भाई ने एक सर्द और हकारत अमेज निगाह सोफिया पर डाली और गरज कर कहने लगा, जब इस औरत को रिश्तों का मान रखना, अपनों की कदर करना और मेरी बेवा माँ की इज्जत करना आ जाएगा, तब इसे वापस भेज दीजिएगा। फिलहाल मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरी माँ इसके टुकड़ों पर पले और ये इस घर की मालक बनकर बैठे। सोफिया को अब अपनी संगीन गलती का एहसास हो चुका था और वो समझ गई थी कि उसका सारा खेल चौपट हो गया है। वो ज़ारो कतार रोती हुई माँ के पैरों में गिर गई और माफिया मांगने लगी। अम्मा का दिल तो ममता से लबरेर था। वो तड़प उठी और भाई का हाथ पकड़कर इल्तिजा करने लगी कि बेटा ऐसा गजब मत करो, ये तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी बीवी है, इसे माफ कर दो, तुम 3 साल के बाद आए हो। भाई ने दुख और अफसोस से अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा क्या अब भी आप इसका साथ देंगी? मुझसे तो पहले ही बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपनी माँ की सच्चाई पर यकीन करने की बजाय एक अजनबी औरत के झूठे आंसुओं पर एतबार कर लिया। मुझे तो आप दोनों से माफी मांगनी चाहिए कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने इस घर में इतनी अजियतें उठाई।
भाई ने किसी की एक ना सुनी और सोफिया को उसकी माँ के साथ जबरदस्ती घर से रुखसत कर दिया ताकि उसे तन्हाई में अपनी बदतमीजियों का एहसास हो सके। भाई के इस फैसले के बाद घर में एक तवील अरसे के बाद सुकून का सांस तो आया था, मगर भाई का अपना दिल अपनी माँ और बहन के साथ होने वाली नाइंसाफियों को याद करके मुसलसल कुढ़ रहा था। वो कई घंटों तक हमें गले लगाकर खुद भी रोते रहे और बार बार ये कहते रहे कि वो कितने बड़े धोखे में रहे और एक खूबसूरत चेहरे के फरेब में आकर अपने खूनी रिश्तों को फरामोश कर बैठे। 2-3 दिन ही गुजरे थे कि सोफिया के घर वाले दोबारा भाई के पास आए। उनके लहजे में अब वो अकड़ नहीं थी, बल्कि वो सब मिलकर मिन्नतें समाजतें कर रहे थे। सोफिया खुद भी नदामत के आंसू रो रही थी। उसने कुरान पाक की कसम खाकर वादा किया कि अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगी और अम्मा की खादमा बनकर रहेगी। आखिरकार माँ की शराफत और उनके सफेद बालों का भरम रखते हुए मेरे भाई का दिल पिघला था। अम्मा ने खुद भाई को समझाया कि बेटा, जो हो गया सो हो गया, मैंने उसे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया है। तुम भी उसे एक आखिरी मौका दे दो ताकि तुम लोगों का घर उजड़ने से बच जाए। भाई अपनी माँ को उसकी इस अजमत पर कुर्बान जा रहे थे कि जिस माँ के साथ इस औरत ने जानवरों से भी बदतर सलूक किया था, वो इतनी आसानी से उसकी जिंदगी बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। काफी माफी तलाफी और अहदो पैमान के बाद सोफिया घर आ गई थी, मगर इस बार वो सोफिया नहीं थी बल्कि एक फरमाबरदार और बाअदब बहू बनकर लौटी थी, जो अब नादिया का भी ख्याल रखती है और अम्मा की खिदमत को अपनी बख्शिश का जरिया समझती है। अब हमारे घर की फिजा मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है और खुशियां एक बार फिर हमारे आंगन में रक्स कर रही हैं। अल्लाह ताला ने सोफिया को औलाद की नेमत की खुशखबरी भी सुनाई है, जिसने उसके मजाज की तलखी को मुकम्मल तौर पर ममता की मिठास में बदल दिया है। भाई ने मेरी जिंदगी के फैसले की जिम्मेदारी भी पूरी तनदेही से संभाली और मेरे लिए एक बहुत ही नेक और सुलझे हुए खानदान में रिश्ता तय करके मेरी मंगनी कर दी है। अब अम्मा की आंखों में वो पुराना डर नहीं है बल्कि इत्मीनान की एक झलक नजर आती है। अगरचे घर में सब कुछ ठीक हो गया है और सोफिया भी बहुत सुधर चुकी है, मगर अब भी मेरे भाई के दिल में वो पुराना खौफ अब भी किसी कोने में छुपा रहता है। वो नहीं चाहता कि कहीं उनकी गैर मौजूदगी में दोबारा कोई नाइंसाफी ना हो। वो अब जब भी दुबई से कॉल करते हैं तो उनका तरीका कार बदल चुका है। वो पहले अम्मा से अलग बात करते हैं, उनकी खैरियत और जरूरियात को पूछते हैं और फिर अपनी बीवी से अलग बात करते हैं। वो बार बार माँ से यही ताकीद करते हैं और पूछते हैं कि अम्मा आप ठीक है ना, किसी बात की कमी तो नहीं, अगर जरा सी भी तकलीफ हो तो मुझे फौरन बताना। सोफिया को भी अब ये सबक मिल चुका है कि खूबसूरती और जवानी फानी है, असल चीज इंसान का इखलाक और बुजुर्गों की दुआ होती है। जबकि भाई ने ये तलख हकीकत जान ली है कि बीवी की मोहब्बत में अंधा होकर कभी उन बूढ़े माँ वालदैन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी कामयाबी के लिए वक्फ कर दी हो। इस जबरदस्त सी कहानी से हमें ये अजीम सबक मिलता है कि इंसान को कभी भी किसी की जाहरी चमक दमक या चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने उन रिश्तों पर शक नहीं करना चाहिए जो उसकी बुनियाद होते हैं, जहां से वो बना होता है। माँ बाप और बहन भाई वो सच्चे रिश्ते हैं जो हर हाल में आपका साथ देते हैं, जबकि एक खूबसूरत शरीके हयात अगर बदतमीज और खुद गर्ज हो तो वो घर को जहन्नम बना देता है। घर का असल सुकून और बरकत बहू के पास चाबियां होने या उसे बैंक कार्ड देने में नहीं, बल्कि उसके दिल में बुजुर्गों का एहतराम और आजिज़ी में छुपी होती है। एक समझदार मर्द वही है जो अपनी बीवी को उसका मकाम दे, मगर अपनी माँ की इज्जत पर भी कभी आंच ना आने दे, क्योंकि जो शख्स अपनी माँ को दुख पहुंचाकर अपनी बीवी को खुश रखना चाहता है, वो कभी हकीकत में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। रिश्तों में तवाज़न और अपनों में भरोसा ही एक खुशहाल जिंदगी की जमानत है। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट में जरूर बताना है, और जो मेरे बहन भाई हमें हिंदुस्तान से और बरतानिया से देखते हैं उनका स्पेशल थैंक्स। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे।